Hello everyone, welcome to online class of physics. Today in this video we are going to start a fresh topic, a new chapter. The name of the chapter is electrostatic potential and capacitance. तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया होगा कि अगर इसमें वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो यहां पे भी चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में रहने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहां पे हम। पहला कॉन्सेप्ट किसका डिस्कस करेंगे? पोटेंशियल का। और दूसरा कॉन्सेप्ट किसका डिस्कस करेंगे? कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस सबसे लास्ट में डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद पोटेंशियल टुडे। Suppose that you have a source charge plus Q here lying on point O, right? This is the straight line, let's say path across that charge. Now you have a test charge lying at point A. This is also positive test charge lying at point A. You want to bring this positive test charge from point A to point B, which is more near to the source charge. What is plus Q? That is source charge. What is plus Q naught? That is test charge. Test charge क्या होता है? एक smallest positive charge जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड या अब से मैं कहूं पोटेंशियल चेक करने के लिए यूज करते हैं। मैं क्या कह रहा था कि आपको इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट पे लेके आना है। क्या आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? यस, करनी पड़ेगी। दिस इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, राइट? दिस इज पॉजिटिव सोर्स चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे इस चार्ज को लेके आना चाहते हो तो ये वाला सोर्स चार्ज जो इसको रिपेल करना चाहता है, ये कौन सी फोर्स लग रही है इस पे? रिपल्शन फोर्स। तो आपको इस तरफ फोर्स लगा के इसको लेके आना होगा। यू का मतलब है कि आप यहां पे फोर्स लगाओगे, ठीक है? साथ में आप ये भी चाहते हो कि यहां पे जब मैं चार्ज ए से पॉइंट बी पे चार्ज लेके आऊं तो कोई एक्सेलरेशन ना हो वहां पे। अगर ऐसा है तो आपको भी एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स लगाते रहना पड़ेगा जितनी आपको रिपल्सिव फोर्स मिलेगी। तो ए से बी पॉइंट तक चार्ज को लेके आने में जो आपको वर्क डन करना पड़ा वो चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। बिल्कुल वैसे ही जैसे +1 से सीखा था हमने कि जब कोई चीज ग्राउंड लेवल पे पड़ी है, सरफेस लेवल पे पड़ी है, उसके ऊपर हम वर्क डन करके उसको ऊपर उठा के लेके आते हैं तो द वर्क डन बाय अस gets stored in the body in form of potential energy। यहां पे भी जब आप चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके आओगे फोर्स लगा के तो आपको कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अगर आप उस वर्क डन को या उस पोटेंशियल को, उस एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो तो वो आपके पास क्या बनता है? दैट इज electrostatic potential. So how do we define electrostatic potential? Difference, मैं यहां पे आज पहली टर्म क्या पढ़ा रहा हूं? electrostatic potential difference। electrostatic potential difference समझा रहा हूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। electrostatic potential difference is defined as the amount of work done per unit test charge in moving it from one point to another point in the electric field of source charge। जितना आपको वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ेगा एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, और ये दोनों पॉइंट किसमें हैं? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फैला हुआ है ना इन्फिनिटी तक, तो उस फील्ड में ये जो दो लोकेशंस हैं, सिटी ए सिटी बी, टेस्ट चार्ज को सिटी ए से, टाउन ए से सिटी बी यानी कि टाउन बी या फिर तक लेके आने के लिए जो आपको वर्क डन करना पड़ा डिवाइडेड बाय उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जिसको आप ए से बी लेके आए हो।
अगर ये आप डिवाइड कर दो तो आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की क्वांटिटी आएगी. सो द डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज volt. How do you define 1 volt potential difference? When you have to do a work of 1 joule to move 1 coulomb of charge from one point to another point in the electrostatic field of a source charge, then the work done per unit charge, that is 1 joule by 1 coulomb, is called 1 volt. This is how you can define it. चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करने के बाद, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करने के बाद जो अगली टर्म मैं डिफाइन करूंगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, तो आप दोनों टर्म्स को अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो. तो मैं यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करूंगा. देखो, दोनों टर्म्स में सिर्फ एक वर्ड का फर्क है. यहां पे डिफरेंस वर्ड है, यहां पे डिफरेंस वर्ड नहीं है. आपको पता है कि आप किसी चार्ज के जितना नजदीक होते हो उतना आपको फील्ड स्ट्रांग मिलेगा. जैसे जैसे आप उस चार्ज से दूर जाते जाओगे फील्ड क्या होता जाएगा, वीक. तो ऐसे दूर चला जा रहा हूं मैं किसी चार्ज से, यहां पे पड़ा है चार्ज, जिससे पहले यहां पे आया, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, और आगे बढ़ता गया और दूर जाता गया, तो फील्ड क्या होता गया, वीक. अगर फील्ड वीक होगा तो ऑफ कोर्स वहां पे आपको रिपल्शन भी कम महसूस होगी. अगर रिपल्शन कम महसूस होगी तो वर्क भी कम करना पड़ेगा. इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, दूर जाने से कम होता जाएगा. कहां पे जाके जीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा. तो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे सेम डायग्राम फिर से लेके चलता हूं, सोर्स चार्ज पर. अभी मैं यहां पे क्या बोलता हूं आपको कि आपका जो ए पॉइंट है ना वो इन्फिनिटी पे है. आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट बी तक किसी चार्ज को लाना चाहते हैं. पहले आप कहां से कहां लाए थे, ए से बी. अभी आप कहां से ला रहे हो, इन्फिनिटी से बी तक ला रहे हो. इनफाइनाइट पॉइंट जो आपका पहले ए था, अब वहां पे पोटेंशियल तो क्या हो गया, जीरो. क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि जैसे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल वीक होता जाएगा. ठीक है, जैसे एक टावर से जितना दूर जाते हैं उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाती है. तो इस बी पॉइंट तक, इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जितना हमें वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ेगा उसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो कुछ नहीं करना, ये जो इक्वेशन 1 है इसी में मुझे जो अपना इनिशियल पॉइंट है उसका पोटेंशियल क्या पुट कर देना है, जीरो पुट कर देना है. क्योंकि ए पॉइंट अभी कहां शिफ्ट हो गया, इन्फिनिटी पे. तो क्या बनेगी ये इक्वेशन, वीए की वैल्यू तो जीरो बोल दी हमने. अच्छा, ए पॉइंट हमारा अब क्या हो गया, इन्फिनिटी. तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर क्या बचेगा, v इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वर्क डन इंफिनिटी टू बी बाय क्यू नॉट. तो अब इस इक्वेशन से मैं किसको डिफाइन करूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पे डिफाइन कर रहा हूं, बी पॉइंट पे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना चाहते हो उस पॉइंट पे किसी टेस्ट चार्ज को लाने के लिए, कहां से, इन्फिनिटी से, जितना आपको वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज करना पड़ेगा वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. सो देयर इज नो मेजर डिफरेंस. यहां पे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आते हो, यहां पे आप इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे आते हो, राइट. सो पोटेंशियल डिफरेंस is between 2 points. Potential is a generalized term from infinity to a particular point. ऐसा यूनिट इसकी भी वोल्ट है, ठीक है. और यहां पे भी 1 वोल्ट जो है वो 1 जूल बाय 1 कूलम ही होता है. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट आई वाज सपोज टू इंट्रोड्यूस यू. अभी इसके बाद क्या करते हैं, जैसे आपने चैप्टर 1 किया था, कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते थे, उसके बाद फिर पहले काम करते थे किसी पॉइंट चार्ज के लिए, फिर आगे और चार्जेस के लिए. तो इसी तरह से आज मैं आपको पहला डेरिवेशन जो है इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. So the next topic that we are going to discuss is electric potential due to a point charge. Make the heading electric potential due to a point charge.
आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज मैं यहां पे इंटेंशनली कौन सा लेके चलूंगा, पॉजिटिव लेके चलूंगा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं हम। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? इनके ऊपर एंगल के कॉन्सेप्ट या वेक्टर अलजेब्रा के लॉज नहीं लगते, राइट? आप इनको सिंपल नंबर्स की तरह, अलजेब्रा की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां पे मैं क्या करता हूं कि मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास यहां पे एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, और इस सोर्स चार्ज के लिए मुझे इस पॉइंट P पे, पॉइंट P इज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इस पॉइंट P पे जो कि कितना दूर है, O से R डिस्टेंस दूर है, यहां पे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसके लिए? इस पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट P क्या हो गया हमारा? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? अब यहां पे क्या करेंगे कि लाना हमें कहां से है? लाना है हमें ये इन्फिनिटी से, ठीक है? अगर इन्फिनिटी से P तक लेके आना है तो ये एक बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी। इस जर्नी का मैं एक छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं। इन्फिनिटी से लेके P तक की जो मेरी जर्नी होगी टेस्ट चार्ज को वहां से यहां लाने के लिए, इस पूरी जर्नी का मैं एक छोटा सा हिस्सा लेके चलता हूं। वो छोटा सा हिस्सा है ए बी। अब A से B तक का डिस्टेंस कितना है? A से B तक का डिस्टेंस है dx, बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस। जो A पॉइंट है ये ओरिजिन से कितनी दूर है? जो A पॉइंट है वो ओरिजिन से x दूरी पे है, और A पॉइंट पे क्या रखा हुआ है हमने? टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो ये वाले टेस्ट चार्ज पे ये वाला सोर्स चार्ज क्या लगाएगा फोर्स? किस तरफ? क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं तो रिपल्सिव फोर्स उधर को लगेगी। लाना मुझे किस तरफ है? इस तरफ, इन्फिनिटी से P की तरफ। पहले मैं A से B तक का थोड़ा सा वर्क डन देख लूं, उसको इंटीग्रेट करके मैं इन्फिनिटी से P का देख लूंगा। ये मेरे लिए सबसे आसान वे होगा। तो यहां पे अगर मैं कहूं कि कूलम फोर्स जो है, कूलम फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितनी लग रही है? हेल्प मी टू राइट द एक्सप्रेशन। हमें पता है ये कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। किस किस के बीच में? जहां पे दोनों चार्जेस पड़े हैं। पहला चार्ज O पे पड़ा, दूसरा चार्ज A पे पड़ा, डिस्टेंस कितना है? x। तो यहां पे क्या आ गया? x स्क्वायर। नाउ आई वुड लाइक टू नो कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। इसकी डायरेक्शन है अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज से परे की तरफ लग रही है ये फोर्स। अच्छा, नाउ लेट्स से वी विश टू मूव द चार्ज फ्रॉम A टू B। सो हम यहां पे निकालेंगे स्मॉल वर्क डन in moving Q naught from A to B। कितना होने वाला है ये? This work done is always given by the dot product of force and displacement। फोर्स कितनी लग रही है? F। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है? dx। A से B तक आते होते हैं dx डिस्प्लेसमेंट हुई। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दूं तो यहां पे एंगल क्या आता होता है? कॉस ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल। नाउ यू सी केयरफुली, आपकी जो फोर्स है दैट इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, उधर को जा रही है, और डिस्प्लेसमेंट किधर को आ रही है? इधर मेरी तरफ। तो दोनों एक दूसरे के टोटली क्या है? वेक्टर्स, अपोजिट। अगर अपोजिट है तो एंगल कितने का आ जाएगा? 180 का। कॉस 180 क्या होता है? -1। तो यहां पे वर्क डन क्या बन जाएगा? माइनस एफ डी एक्स। ये तो रहा थोड़ा सा वर्क डन। अभी अगर मैं यहां पे टोटल वर्क डन निकालना चाहूं, देखो पर्पस कैसे सॉल्व हुआ हमारा। टोटल वर्क डन कहां से कहां तक? फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। पॉइंट P कौन है? हमारी इच्छा का पॉइंट, मतलब द पॉइंट वेयर वी विश टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे यहां पे क्या करना चाहिए? ऐसे वर्क डन की इंटीग्रेशन कर देनी चाहिए। ऐसे सारे छोटे छोटे पार्ट्स के वर्क डन को क्या कर देना चाहिए? ऐड। तो यहां पे क्या आएगा? माइनस एफ डी एक्स। और x की लिमिट्स कहां से? मुझे शुरू कहां से करना है काम करना? मुझे इन्फिनिटी से काम करना शुरू करना, और कहां तक करते जाना है? जब तक मैं P पॉइंट पे नहीं आ जाता।
ओ से इन्फिनिटी का डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट। ओ से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर। तो मेरी लिमिट्स कहां से कहां होगी, इन्फिनिटी टू आर। नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। एफ की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से यूज करूंगा, तो मैं यहां पे पहले लिख देता हूं कि मैं यहां पे इक्वेशन 1 को यूज कर रहा हूं। इक्वेशन 1 क्या कहती है, एफ की वैल्यू देती है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, और क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, तो पहले ही इनको बाहर लिख दो। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके चलेंगे यहां पे, ठीक है। अंदर क्या बचने वाला है, अंदर इन्फिनिटी से लेके आर तक हमारे पास बचने वाला है 1/x² dx, सिंपल। अच्छा, इस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या बनेगी, इसकी पावर हो जाएगी यहां पे x⁻⁻²। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, x⁻n dx की इंटीग्रेशन याद करो +1 से, x⁻n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये क्या बन जाएगा यहां पे, ये बन जाएगा q/q0 4πε0, इंटीग्रेशन करके आएगा -1/x। आप चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। इतना आ जाएगा आपके पास, और लिमिट कहां से है, इन्फिनिटी से आर। तो पहले अपर लिमिट पुट होगी, फिर लोअर लिमिट पुट होगी। ये वाला नेगेटिव साइन पहली बाहर ले, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। q/4πε0। सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट लिखोगे, अपर लिमिट कितनी है, r, तो आपके पास क्या आएगा 1/r माइनस, फिर लोअर लिमिट लिखोगे तो क्या आएगा 1/∞। तो 1/∞ क्या होता है, 0। फाइनली यू आर लेफ्ट विद वर्क डन, क्या आ गया आपके पास, q/4πε0r। ये तो हो गया वर्क डन का एक्सप्रेशन, पर मुझे क्या निकालना था, लुक एट द पर्पस, मुझे तो यहां पे पोटेंशियल निकालना था। मुझे पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, जितना आपको वर्क डन करना पड़ा डिवाइडेड बाय आप जिस चार्ज को लेके आए उसका मैग्नीट्यूड। किस चार्ज को लेके आए थे आप, Q0 को लेके आए थे, तो W/Q0 कर दो, W की वैल्यू यहां से ले लो, 1/Q0 इंटू Q/4πε0r। तो Q0 हो गया कैंसल, V का जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी 1/4πε0 Q/r। तो यहां से दो बातें पता चलती हैं, पोटेंशियल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, जितना चार्ज का सोर्स चार्ज, नॉट ऑन टेस्ट चार्ज, कीप इट इन माइंड, पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। जितना आपका सोर्स चार्ज होगा, जितना उसके मैग्नीट्यूड ज्यादा होंगे, 5 कूलम, 10 कूलम, 15 कूलम, उतना पोटेंशियल स्ट्रांग होगा। दूसरा आपका फैक्टर यहां पे मैटर करता है डिस्टेंस। जितना आप दूर बैठ के फील करना चाहोगे पोटेंशियल, उतना आपको कम पोटेंशियल मिलेगा, जितना नजदीक बैठ के फील करना चाहोगे पोटेंशियल, उतना ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा। अगर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो आई वुड लाइक टू आस्क कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरह से बनेगा। क्या बोलते हैं ऐसे ग्राफ को, क्या बोलते हैं ऐसे ग्राफ को, डिक्रीजिंग ग्राफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। समझ में आया। चलो, अभी हम तो दोनों कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट भी देख लिए थे पिछले चैप्टर में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी देख लिया। अगर हम दोनों का ग्राफ यहाँ पे चेक करें तो वो हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर मैं दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किस किस का, एक तो मैं ड्रॉ करना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², और दूसरा पोटेंशियल का इसी में ड्रॉ करना चाहूं कर्व, 1/4πε0 Q/r। तो यहां से मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ r, E ज्यादा घट जाएगा, V कम घटेगा वहां पे। तो अगर मैं इसकी कर्व ड्रॉ करूं तो ये जो कर्व आएगी मेरे पास यहां पे, ये किस तरह की कर्व आएगी, दिस कर्व विल बी पहली कर्व ये मैंने जो ड्रॉ की है, दिस इज रिगार्ड टू पोटेंशियल, ये पोटेंशियल के बारे में है कर्व, ठीक है। दूसरी कर्व जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं ड्रॉ करूंगा, ये इस पोटेंशियल की कर्व को कट करती हुई आगे बढ़ेगी। अभी यू मस्ट बी आस्किंग कि सर ये कैंसल नहीं, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करेंगी, ये जहां पे
डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फॉर ए यूनिट डिस्टेंस जरा चेक करो, आर की वैल्यू भी यहाँ पे 1 यूनिट भर दो, किसमें, ई वाले फॉर्मूला में और वी वाले फॉर्मूला में, तो दोनों के पास क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसके पास भी क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। तो दोनों केसेस में सेम वैल्यू बचेगी। इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ये ग्राफ भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज। अभी इसके थोड़े से न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज calculate the potential at a point P due to charge 4 into 10 raised to power minus 7 coulombs located 9 मीटर अवे। कोई एक पॉइंट है किसी चार्ज से 9 मीटर दूर है, तो वहां पे पोटेंशियल कितना होगा। अब इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज यूज करने हैं। क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट का, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो यहां पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 9 into 10 raised to power 9 इंटू चार्ज की वैल्यू कितनी है, 9 into 10 raised to power -7 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज 9 सेंटीमीटर्स हियर। सो यहां पे जो डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर वो अपनी एसआई यूनिट में नहीं है, उसको कन्वर्ट करने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 raised to power -2। अब इस चीज को सॉल्व करना इजी है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहां पे आई हैव 4, 10 raised to power 9 एंड 7, यहां पे 2 आके ऊपर क्या हो गया प्लस, तो 9 और 2 हो गए 11, 11 में से 7 गए, कितना आंसर बनेगा 4 into 10 raised to power, यहां पे बनेगा ये 4 वोल्ट। That's the first answer. Let's do the second part. सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि अभी इस पोटेंशियल फील्ड में हमें किसी चार्ज को लेके आना है, कहां से कहां, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक जहां पे आपने ये कैलकुलेट किया है। जैसे यहां पे मेरे पास कोई चार्ज पड़ा था, कितना चार्ज पड़ा था, 4 into 10 raised to power -7 कूलम, इससे 9 सेंटीमीटर दूर, ये लगभग इतना 9 सेंटीमीटर हो गया। इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 4 into 10 raised to power 4 वोल्ट। अब इस पोटेंशियल में हम क्या करेंगे कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक क्या है लेके आएंगे। किस चार्ज को लेके आएंगे, 2 into 10 raised to power। तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने के लिए यहां पे हम क्या करेंगे कि वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। अभी वर्क डन का फॉर्मूला कैसे आएगा, वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन दैट चार्ज, जिसको लेके आना है, किसको लेके आना है, 2 into 10 raised to power -9 कूलम्स को। तो वर्क डन यहां से क्या आ जाएगा, पोटेंशियल इनटू क्यू। अब यहां पे इस बात का ध्यान रखना कि ये वाला क्यू वो था जिसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, लेकिन यहां पे जो क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो उस क्यू की करनी है जिसको मूव करवाना है इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक। सो द पोटेंशियल इज 4 into 10 raised to power 4 एंड द चार्ज इज 2 into 10 raised to power -9। द आंसर विल बी 4 2s are 8 और यहां पे बनेगा 10 raised to power -5 जूल। इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, राइट। Let's move on to the next problem. The next problem is a metal wire bent in form of circle of radius 10 centimeter. It has been given a charge of 200 microcoulomb and of course this charge is spread over the wire uniformly. You have to calculate the electric potential at the center of this circular wire. Diagrammatically अगर हम देखें तो अगर हमारे पास कोई सर्कुलर वायर है जिसके ऊपर चार्ज यहाँ पे स्प्रेड है, राइट, एवरीवेयर। अब हमें कहां पे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, एट सेंटर। सेंटर कितना दूर है किसी भी हिस्से से, आप किसी भी हिस्से से देख लो, इट इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये इसका क्या है, रेडियस। तो कहीं से भी आप देखोगे ये जो डिस्टेंस मिलेगा आपको 10 ही मिलेगा। तो यहां पे चिंता की बात तब होती अगर पोटेंशियल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता। क्यों, एक हिस्से की वजह से जिधर को पोटेंशियल होता
उसको बाइफरकेट करते, रिजॉल्व करते हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, फिर उसी के डायमीट्रिकली अपोजिट जो दूसरा हिस्सा होता उसकी वजह से रिजॉल्व करते, तो कुछ फैक्टर कैंसिल हो जाते, कुछ फैक्टर ऐड अप हो जाते। पर यहां पे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पे अगर उस अप्रोच से जाना चाहते हो तो दैट्स अप टू यू, वरना सीधा ये है कि आप यहां इसके सॉल्यूशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या करो, टोटल चार्ज ले लो बस, जितना पूरी वायर के ऊपर स्प्रेड है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 9 × 10⁻⁹ और चार्ज कितना स्प्रेड है, 200 माइक्रोकूलम। माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए साथ में 10⁻⁻² यहां पे सॉल्व कर लो। ठीक है, क्या आंसर बनेगा, 1800 इंटू, चलो एक जीरो अगर मैं छोड़ भी दूं यहां पे, तो 180 इंटू 10 की पावर्स क्या बनेगी, 9 - 6 + 2, सो दिस कम्स आउट टू बी 180 इंटू 10⁻11 में से 6 माइनस किए, कम्स आउट टू बी 5। यहां भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर साइंटिफिक नोटेशन में देखना है तो यहां पे 2 डेसिमल लगा के यहां पे 10 की पावर्स को अकॉर्डिंगली चेंज कर देना। राइट, प्रॉब्लम नंबर 3 is very important problem because it has been asked in board exams many times. The problem read as electric field at point B due to plus Q at point A is 24 न्यूटन पर कूलम। किसी पॉइंट A पे प्लस Q चार्ज पड़ा है और उस चार्ज की वजह से पॉइंट B पे 24 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसी पॉइंट पे सेम चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है, 12 जूल पर कूलम का। तो एक तो अपने को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए बी, और दूसरा वो चार्ज बताना है कितना है। तो क्या गिवन है हमें, सबसे पहले गिवन को ही लिख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि मुझे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो चार्ज है दैट इज कैपिटल Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r²। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यानी कि ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू गिवन है 24। ठीक है, और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q/R की वैल्यू कितनी गिवन है, 12। तो ये ध्यान रखना कि E और V की वैल्यू का मतलब है बेसिकली इन एक्सप्रेशंस का रिजल्ट ये आ रहा है। अब एक काम करो, इक्वेशन 1 और 2 को यहां पे क्या करो, डिवाइड कर दो, या 2 को 1 से कर दो, हाउएवर यू विश। तो अगर मैं यहां पे 2 और 1 को आपस में डिवाइड करता हूं, जिसका मतलब है V/E करता हूं, यानी कि कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर किसकी वैल्यू है, V की, तो नीचे आएगा 1/R, और रेसिप्रोकेट होके नीचे से R² क्या चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे अगले स्टेप में देखेंगे क्या बचता है। इधर क्या करेंगे, 12 को 24 से, अच्छा इसको सॉल्व करो जरा, क्या बनेगा, 1/R इंटू R² से R बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2, 1/2 का मतलब है 0.5। तो बड़ा सिंपल है, दोनों चीजों को डिवाइड करके डिस्टेंस तो बड़े आराम से आ गया हमारे पास। इस R की वैल्यू को दोनों में से, भले इक्वेशन 1 में भले इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपके पास Q का आंसर आ जाएगा। लेट्स से वी आर यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में V की वैल्यू कितनी है, 12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q की वैल्यू निकालनी है, और 5 की वैल्यू, इसकी R की वैल्यू कितनी आई है अभी, 0.5। तो ये सब मैनिपुलेशंस करके अगर तुम यहां पे इसको सॉल्व करोगे विद दिस, you are certain to get the answer 0.667 into 10⁻⁻⁹ coulombs। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से, इसको आप ध्यान से कर लेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।